नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे, जहां आपको मिलेंगे नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसी नोट पे आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया नॉवल, जिसे मैंने चुना है आपके पोलिंग रिक्वेस्ट की वजह से। नॉवल का नाम है विमल का इंसाफ। ये नॉवल हारजीत नॉवल की आगे की कहानी को कंटिन्यू करती है, और अगर अभी तक आपने हारजीत नॉवल नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिए। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन की लिंक से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस उपन्यास को, जिसका नाम है विमल का इंसाफ। चैप्टर 1। विमल गलियारे में ठिठका खड़ा था। वो मेरीन ड्राइव पर स्थित होटल नटराज की चौथी मंजिल का गलियारा था और अभी अभी ज्ञान प्रकाश डोगरा का कत्ल करके हटा था। कुछ सोचकर वो वापस डोगरा के स्वीट में दाखिल हो गया। उसकी लाश बेडरूम के कालीन बिछे फर्श पर पड़ी थी। उसके खून से कालीन का लाल रंग और लाल हो गया था और उसका भेजा उसके इर्द गिर्द सारे कालीन पर बिखरा पड़ा था। लाश पर निगाह डाले बिना उसने आगे बढ़कर पलंग के पहलू में रखी एक मेज पर पड़ा टेलीफोन उठाया। तुरंत दूसरी ओर से टेलीफोन ऑपरेटर की आवाज़ आई। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश डोगरा है, विमल बोला। मैं स्वीट नंबर 412 से बोल रहा हूँ। यस सर, ऑपरेटर आदरपूर्ण स्वर में बोली। मेरी एक टेलीफोन कॉल आने वाली है। अगर कॉल आए तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे स्वीट नंबर 413 में दी जाए। 413 में सर? हाँ, उस स्वीट में ठहरा नवविवाहित जोड़ा इत्तेफाक से मेरा परिचित निकल आया है। मैं उनके पास जा रहा हूँ। वे सुबह सवेरे एयरपोर्ट के लिए कूच कर जाने वाले हैं, इसलिए फिर मुझे उनसे बातचीत का मौका नहीं मिलेगा। आई अंडरस्टैंड सर, नाउ पुट मी टू फ्रंट डेस्क। राइट अवे सर। ऑपरेटर ने फ़ौरन उसकी लाइन रिसेप्शन पर मिला दी। विमल ने फिर अपने को डोगरा बताया और रिसेप्शनिस्ट से कहा, हो सकता है अभी रिसेप्शन पर मेरी बाबत एक टेलीफोन कॉल आए। आपकी हिदायत हमें पूरी तरह से याद है सर। रिसेप्शनिस्ट बीच में ही बोल पड़ा। हमने आपसे ताल्लुक़ रखती किसी पूछताछ का जवाब नहीं देना है। पहले मेरी पूरी बात सुनो स्टूपिड, विमल क्रूर स्वर में बोला। यस सर। रिसेप्शनिस्ट हड़बड़ा गया। सॉरी सर, जवाब देना है। कोई मेरी बाबत पूछताछ करे तो उसे सही, मुनासिब और मुकम्मल जवाब देना है। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि। मुझे मालूम है मैंने क्या कहा था, और तुम्हारे भेजे में भी वो घुसना चाहिए कि मैं अब क्या कह रहा हूँ। मैंने पहले कहा था कि मेरे बारे में होने वाली इंक्वायरी का जवाब न दिया जाए। वो इंस्ट्रक्शन अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? यस सर। और इंडेक्स पर मेरा नाम भी लिख कर लगा दो। यस सर, राइट अवे सर। थैंक यू। विमल ने रिसीवर रख दिया। डोगरा की लाश पर दृष्टिपात किए बिना वहाँ से बाहर निकल गया। वो 413 में पहुँचा। नीलम सहमी सी दरवाजे के ऐन सामने एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। विमल पर निगाह पड़ते ही वो उछलकर खड़ी हो गई। तुरंत उसके चेहरे पर राहत के भाव आए। उसके मुंह से तुरंत बोलना फूटा, लेकिन विमल जानता था कि उसके विस्फारित नेत्र उससे क्या सवाल कर रहे थे। फतेह, विमल मुस्कुराकर बोला। नीलम लपक कर उसकी बाहों में आ गई और यूं उसका शरीर टटोलने लगी जैसे विमल की मुकम्मल सलामती की खुद तस्दीक किए बिना उसकी तसल्ली नहीं होने वाली थी। वक्त वक्त की बात थी। कभी उसी नीलम ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने मायाराम बाबा की जान ली तो वो उसे बहुत गलत आदमी समझेगी। आज वही नीलम खुश थी कि वो डोगरा के कत्ल में कामयाब होकर सही सलामत वापस लौट आया था। उसने धीरे से नीलम को अपने से अलग किया। जिसके सिर पर तो स्वामी, विमल धीरे से बोला, वो दुख कैसे पावे। नीलम ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो परमात्मा से उसकी सलामती की प्रार्थना कर रही हो। विमल टेलीफोन की ओर बढ़ा। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और ऑपरेटर से बखिया के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू का नंबर मांगा। मेरी सुलेमान साहब से बात कराओ। दूसरी ओर से उत्तर मिलते ही वो अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। ऑपरेटर ने तुरंत उसे कहीं कनेक्ट कर दिया। हेलो, दूसरी ओर से कोई बोला। सुलेमान साहब, विमल ने पूछा। आप कौन बोल रहे हैं, पूछा गया। पूछने का अंदाज ही बता रहा था कि वो सुलेमान नहीं था। विमल को सुलेमान के खुद लाइन पर आने की उम्मीद भी नहीं थी। डोगरा, विमल बोला। ज्ञान प्रकाश डोगरा। डोगरा साहब, आप इस वक्त रात के 2:15 बजे सुलेमान साहब से बात करना चाहते हैं? हाँ, और क्या इसी से साबित नहीं होता कि बात कितनी ज़रूरी होगी? ठीक है, सुलेमान साहब को खबर कर दी जाएगी। वे चाहेंगे तो आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। क्या? मैं होटल में नहीं हूँ। आप यहाँ अपने स्वीट में नहीं हैं? नहीं, सुलेमान साहब को मालूम है। तो कहाँ हैं आप? मैं होटल नटराज के स्वीट नंबर 412 में हूँ। मैं क्यों यहाँ हूँ ये सुलेमान साहब को मालूम है। ओके, प्लीज स्टैंड बाय। विमल ने रिसीवर रख दिया। तुम अभी और कितनी देर मेरी छाती पर सवार रहोगे? मिसेस पिंटो बुनबुनाई। घोरपड़े ने उसके सवाल की तरफ ध्यान न दिया।
उस क्षण वो बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। कालीचरण को वहां से गए 3 घंटे हो चुके थे। उन 3 घंटों में विमल ने घोरपड़े को अपना नाम कालीचरण और स्वयं को मोहम्मद सुलेमान का खास आदमी बताया था। उसकी फास्ट टॉक का सम्मोहन काफ़ी हद तक उस पर से उतर चुका था। अतः उसके जहन के किसी कोने में ये ख्याल करवटें बदलने लगा था कि कहीं उसे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया गया था। उसकी आंखों के सामने रोजी का चांद सा मुखड़ा घूम गया। घोरपड़े एक निहायत बदसूरत आदमी था। वो भैंसे जैसा मोटा था और उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। उसका निचला होठ कटा हुआ था और नाक चपटी थी। औरत के प्यार के लिए वो बहुत तरसा हुआ आदमी था। कोई खूबसूरत औरत दिल से उसे चाहने लगे, उसकी ये हसरत तो वो अच्छी तरह से जानता था कि उम्र भर पूरी नहीं होने वाली थी। औरत का प्यार वो पैसे से या जोर जबरदस्ती से ही हासिल कर पाता था। इसलिए कालीचरण की ये बात उस पर बहुत बुरी तरह हावी हुई थी कि रोजी, जो कि वास्तव में नीलम थी, कंपनी की होस्टेस थी और उसे सहयोग देने की सूरत में वो उसे इनाम में हासिल हो सकती थी और खुद वो भी डोगरा की मौत के बाद उसकी जगह लेने के काबिल समझा जा सकता था। अब वो सोच रहा था कि खूबसूरत औरत के लालच में पड़कर कहीं वो अपनी औकात से ज़्यादा बड़ी छलांग तो नहीं लगा बैठा था। अरे तुम सुन रहे हो मिसेस पिंटो झल्लाई, मैं क्या कह रही हूँ? मिसेस पिंटो, घोरपड़े इतने नम्र स्वर में बोला कि वो हैरानी से उसका मुंह देखने लगी। हाँ, वो बोली, एक बात बताओ। पूछो। तुम कंपनी को अपने इस वैश्यालय से लड़कियां सप्लाई करती हो, लेकिन कंपनी की जो पक्की हॉस्टेसें हैं वे कहाँ से आती हैं? वो भी यहीं से आती है, मिसेस पिंटो गर्वपूर्ण स्वर में बोली। और कहाँ से आती हैं? यानी कि कंपनी की पक्की हॉस्टेस भी तुम ही सप्लाई करती हो? हाँ, यही तो कहा है मैंने। फिर तो तुम सारी हॉस्टेसों को जानती होगी। बराबर जानती हूँ। फिर तो तुम रोजी को भी जानती होगी। कौन रोजी? वो कंपनी की हॉस्टेस है और शायद सुलेमान साहब की खिदमत में है। मैं किसी रोजी को नहीं जानती। शायद कंपनी में पहुंचने के बाद से उसने अपना नाम बदल लिया हो। वो कायकू? यूं ही। घोरपड़े, मेरी लड़कियां अपना नाम तो पहले ही बदले हुए होती है। बदले हुए नाम को दोबारा से बदलने का क्या मतलब? रोजी किसी लड़की का नाम नहीं। घोरपड़े चिंतित भाव से बोला। रोजी 1000 लड़कियों का नाम हो सकता है, 10,000 लड़कियों का नाम हो सकता है, लेकिन रोजी कंपनी की किसी हॉस्टेस का नाम नहीं है। ओह, जिसे तुम रोजी बता रहे हो उसे देखा है तुमने? हाँ, घोरपड़े हिचकिचाता हुआ बोला। कब? कहाँ? आज ही, कालीचरण के साथ। कालीचरण वो आदमी है जो अभी यहाँ से डोगरा का पता जानकर गया है? हाँ, रोजी भी हमारे साथ यहाँ तक आई थी, लेकिन वो तुम्हारे बंगले से पहले टैक्सी में बैठी रही थी। उसका हुलिया बयान कर सकते हो? कर सकता हूँ, घोरपड़े ने किया। बड़ी बारीकी से उसने नीलम का हुलिया बयान किया। मैं ऐसी किसी लड़की को नहीं जानती, मिसेस पिंटो दृढ़ स्वर में बोली। ऐसी कोई लड़की कंपनी में होस्टेस नहीं है। फिर तो वो आदमी भी फ्रॉड हो सकता है, घोरपड़े दहले हुए स्वर में बोला। कौन आदमी? वो कालीचरण? हाँ। था कौन वो? बताता क्या था अपने आप को? वो अपने आप को सुलेमान साहब का खास आदमी बताता था। वो चाहता क्या था? घोरपड़े हिचकिचाया। अब कह भी चुको, डोगरा साहब का पता चाहता था वो। क्यों? वो कहता था कि कंपनी से डोगरा का पत्ता कट चुका था, लेकिन डोगरा को इस बात की पहले खबर लग गई थी, इसलिए वो होटल छोड़कर कहीं जा चुका था और उसे हुक्म हुआ था कि वो डोगरा को तलाश करके उसे खलास कर दे। उसने कहा था कि इस काम में मेरे उसकी मदद करने पर डोगरा की जगह मैं ओहदेदार हो सकता था। और रोजी? वो खामोश हो गया। तुम्हारा इनाम हो सकती थी, मिसेस पिंटो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। घोरपड़े ने बड़ी कठिनाई से सहमति में सिर हिलाया। यहाँ से डोगरा का पता हासिल हो सकता था, ये आइडिया किसका था? तुम्हारा या उस कथित कालीचरण का? मेरा, घोरपड़े खेदपूर्ण स्वर में बोला। मैं जानता था कि डोगरा साहब लड़की के बिना नहीं रह सकते थे। वे जहाँ भी होंगे यहाँ से लड़की ज़रूर मंगवाएंगे, इसलिए तुम उसे यहाँ ले आए। हाँ, एक संदिग्ध व्यक्ति को तुम कंपनी के पैटर्नेज में चलने वाले इस अड्डे पर ले आए। घोरपड़े से जवाब न दिया गया। घोरपड़े, तू तो गया काम से। क्या? अब तू खलास समझ ले अपने आप को। क्या? बेवकूफ़, मोटे भैंसे, वो बित्ते भर का छोकरा तुझे बेवकूफ़ बना गया। लेकिन गधे, अगर डोगरा का पत्ता कट चुका था और डोगरा को इस बात की खबर थी और वो कहीं जाकर छुपा था, तो क्या वो यहाँ से लड़की मंगाने की हिमाकत करता? वो बम्बई में ठहरने तक का हौसला करता? बखिया के कोप का भाजन बन चुका कोई शख्स क्या बम्बई में सलामत रह सकता है? तूने एक गैर आदमी को बखिया का पता मुहैया कराने में उसकी मदद की है। अब तेरा क्या होगा घोरपड़े? घोरपड़े के शरीर में सिर से पांव तक झुरझुरी दौड़ गई। शायद वो गैर आदमी ना हो, घोरपड़े मरे स्वर में बोला। यानी कि तुम्हें अभी भी उसके यहाँ लौट आने की उम्मीद है? हाँ, तुम्हारे रोजी के इनाम के साथ। घोरपड़े खामोश रहा। मिसेस पिंटो हंसी। सुनो, एकाएक घोरपड़े फरियाद सी करता हुआ बोला। मेरी सुनो मिसेस पिंटो। क्यों सुनो तुम्हारी? तुम्हारी कंपनी में बड़ी पहुंच है। तुम एक टेलीफोन कॉल से मालूम कर सकती हो
कि वो कालीचरण का बच्चा सुलेमान साहब का आदमी है या नहीं। अब क्या फ़ायदा होगा? अब तक तो कालीचरण तुम्हारे साहब का सरतिया पत्ता साफ कर चुका होगा, शायद ना कर चुका हो। फिर भी मैं तुम्हारी खातिर टेलीफोन क्यों करूं? मिसेस पिंटो प्लीज़। क्या प्लीज़? साले हलकट मवाली, अभी तूने मुझे बाल पकड़कर घसीटा था, अभी तू मेरी आंतें निकालने पर आमादा था, अभी भी यूं मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है जैसे मैं हिली भी तो तू मेरी जान लेकर मानेगा। अभी भी चाकू दिखा रहा है मुझे। घोरपड़े हड़बड़ाया। उसने जल्दी से चाकू बंद करके अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने ऐसे कातर भाव से मिसेस पिंटो की तरफ देखा कि वो पसीज गई। अच्छा अच्छा, वो बोली, इधर ला टेलीफोन। घोरपड़े तत्काल उठा। उसने टेलीफोन उठाकर मिसेस पिंटो के सामने रख दिया। अगले 5 मिनट मिसेस पिंटो टेलीफोन से उलझी रही। 4-5 नंबर डायल कर चुकने के बाद कहीं उसकी किसी से बात हुई। अंत में उसने फ़ोन रख दिया और फिर घोरपड़े की तरफ देखा। घोरपड़े का दिल डूबने लगा। सुलेमान साहब का खास आदमी तो वो क्या होगा? मिसेस पिंटो यूं बोली जैसे वो घोरपड़े के लिए सजाए मौत की घोषणा कर रही हो। कंपनी में ही कालीचरण नाम का कोई आदमी नहीं है। घोरपड़े के छक्के छूट गए। और तुम्हारा साहब डोगरा कंपनी का आज भी उतना ही सम्मानित ओहदेदार है जितना कि वो हमेशा था। उसका कोई पत्ता वत्ता नहीं कटा है। फिर वो होटल में क्यों नहीं है? घोरपड़े बड़बड़ाया। उसका होटल का स्वीट क्यों खाली पड़ा है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसकी कुछ भी वजह हो, पर वो वजह नहीं है जो तुम्हारा वो कालीचरण तुम्हें बता रहा था। कंपनी का जो ओहदेदार मिसेस पिंटो के अड्डे से लड़की मंगाने का हौसला कर सकता है, वो बकिया के निगाहे करम से गिर चुका आदमी नहीं हो सकता। घोरपड़े अपने हाथों में अपना माथा थामे खामोश बैठा रहा। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसे मुकम्मल तौर पर बेवकूफ़ बनाया जा चुका था। फिर एकाएक उसकी मुट्ठियाँ भिज गई और आंखों से चिंगारियाँ बरसने लगी। वो उछलकर खड़ा हो गया और फर्श को रौंदता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहा है? मिसेस पिंटो ने पूछा। होटल नटराज। घोरपड़े सांप की तरफ फुफकारा। मैं उस हरामजादे का पेट फाड़ दूंगा, मैं उसके आंतें निकाल दूंगा, मैं उसका खून पी जाऊंगा। यानी कि अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने जा रहा है। शायद सांप अभी ना निकला हो। फिर भी सुन तो। क्या सुनूं? तेरा सांप खलास हुआ या नहीं ये तो अभी चुटकियों में यहीं से पता लग सकता है। कैसे? नटराज होटल में उसे फ़ोन करके। और कैसे? जैसा भैंसे जैसा तेरा जिस्म है वैसी ही अकल है तेरी। फ़ोन करो। मिसेस पिंटो ने फ़ोन फिर अपने करीब घसीट लिया। उसने नटराज होटल फ़ोन किया। लाइन लगते ही वो बोली, रूम नंबर 12 में मिस्टर ज्ञान प्रकाश डोगरा से बात करवाइए। आप होल्ड कीजिए। ऑपरेटर का उत्तर मिला, उनकी लाइन बिजी है। लाइन बिजी है? मिसेस पिंटो ने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से घोरपड़े को देखते हुए माउथपीस में दोहराया। जी हाँ, वे पहले ही फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं होल्ड करती हूँ। उसने माउथपीस पर हाथ रखा और घोरपड़े से बोली, तेरा साहब सही सलामत है। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। अब खुश हो जा, समझ ले तेरी जान बच गई। मैं फिर भी वहाँ जा रहा हूँ। तुम फ़ोन पर डोगरा साहब को फिर भी सावधान ज़रूर कर देना। ठीक है, मिसेस पिंटो बोली। वो रिसीवर को पूर्ववत कान से लगाए रही। घोरपड़े बगोले की तरह वहाँ से निकल गया। टेलीफोन की घंटी बजी। विमल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और उसे कान से लगा लिया। हेलो, वो बोला। डोगरा साहब? दूसरी ओर से एक स्त्री स्वर में पूछा गया। बोल रहा हूँ, विमल बड़ी गंभीरता से बोला। लाइन पर रहिए, सुलेमान साहब बात करेंगे। ओके। विमल रिसीवर कान से लगाए प्रतीक्षा करने लगा। 1 मिनट बाद उसे एक भारी, किसी हद तक नींद में डूबी मर्दानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो हेलो, विमल भी बोला। डोगरा? पूछा गया। मोहम्मद सुलेमान? विमल ने पूछा। हाँ। विमल को तनिक सक पकाया स्वर सुनाई दिया। शायद सुलेमान को अपने से 2 सीढ़ी नीचे के ओहदेदार द्वारा यूँ नाम लेकर पुकारे जाने की उम्मीद नहीं थी। तुम डोगरा बोल रहे हो ना? नहीं, विमल बड़े इत्मीनान से बोला। नहीं? सुलेमान और भी सक पकाया। नहीं। लेकिन सुलेमान झुंझलाया। अभी तो तुमने। मैं डोगरा नहीं बोल रहा हूँ। तो कौन बोल रहे हो तुम? मैं वो शख्स बोल रहा हूँ जिसने अभी अभी डोगरा के स्वीट में उसका कत्ल कर दिया है। क्या? सुलेमान साहब, टेलीफोन की लाइन ख़राब है या आपके कानों में कुछ नुक्स है? लगता है आपको मेरी बात साफ सुनाई नहीं दे रही। मैंने अर्ज़ किया है कि मैं वो आदमी हूँ जिसने अभी अभी यहाँ आपकी कंपनी के एक ओहदेदार ज्ञान प्रकाश डोगरा का भेजा उड़ाकर उसका खून किया है। एकदम सन्नाटा छा गया। विमल को सुलेमान की सांस लेने तक की आवाज़ सुनाई न दी। कौन हो तुम? अंत में सुलेमान सुसैन स्वर में बोला। बंदे को विमल कहते हैं। विमल बोला। विमल? मेरे और भी कई दर्जन भर नाम हैं, जिनमें से मेरा पसंदीदा नाम विमल है, लेकिन मैं सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के नाम से बेहतर जाना जाता हूँ। सोहल? सुलेमान ने नाम दोहराया। सोहल? तुम वो सोहल बोल रहे हो जो इश्तिहारी मुजरिम है और जिसके सिर पर 1 लाख रुपए का गिरफ्तारी का इनाम है? आपने एकदम ठीक पहचाना है मुझे।
जिसकी बीवी के साथ कभी डोगरा की आशना ही थी? वो भी ठीक। लगता है डोगरा आपको मेरे बारे में सब कुछ बता चुका है। हाँ, जानने लायक सब कुछ बता चुका है। गुड, तुमने वाकई डोगरा का कत्ल कर दिया है। आप होल्ड कीजिए, मैं भी उसकी लाश आपके यहाँ भिजवाने का इंतज़ाम करता हूँ, सोहल के सौजन्य से। ओके? क्यों क्यों किया तुमने डोगरा का कत्ल? अगर डोगरा से आप सारी दास्तान सुन चुके हैं तो वजह आपको मालूम होनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी का जो सर्वनाश उसने किया था, उसके ज़रे निगाह वो मौत की सज़ा का हकदार था। तुम कौन होते हो उसे मौत की सज़ा देने वाले? ये भी आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। कब? जब डोगरा की तरह आपका भी भेजा आपकी खोपड़ी के इर्द गिर्द बिखरा पड़ा होगा। तुम ऐसा करोगे? खामखा तो नहीं करूँगा, लेकिन करना पड़ा तो ज़रूर करूँगा। तुम जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो। जानता हूँ, विमल शांति से बोला। खूब जानता हूँ, तुम मेरे पास नहीं फटक पाओगे। डोगरा भी यही समझता था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं कि तुमने डोगरा का कत्ल कर दिया है। इसका मतलब है कि आप उस रुतबे और ओहदे के काबिल नहीं जिस पर आप बैठे हैं। इसका मतलब है बकिया ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काट के उल्लू भर्ती किए हुए हैं। इसका मतलब है आप में इतनी मामूली बात समझने लायक भी अकल नहीं है कि ऐसा कोई झूठ बोलने से मुझे कुछ हासिल नहीं है। तुम क्या चाहते हो? हाँ, यह है समझदारी का सवाल जो आपने इतना वक्त ज़ाया कर चुकने के बाद पूछा है। क्या चाहते हो? 47,500 रुपये। क्या? आप ज़रूर ऊंचा सुनते हैं। तुम मुझसे 47,500 रुपये चाहते हो? करेक्ट। मुझसे क्यों? आपकी ज़ाती हैसियत में आपसे नहीं, बल्कि आपकी कंपनी के एक ओहदेदार की हैसियत में आपसे, आपकी कंपनी के नाम से जानी जाने वाली ऑर्गेनाइजेशन से, आपके बाप बकिया से। लेकिन क्यों? क्योंकि डोगरा मर चुका है और मरते वक्त वो इतनी रकम का मेरा कर्जदार था, क्योंकि जिस रकम का वो मेरा देनदार था वो उसने आपको सौंपी थी। ओह, तुम उन 50,000 रुपये की बात कर रहे हो, एरिक जॉनसन कंपनी से, जिनके गबन का इलाहाबाद में तुम पर इल्ज़ाम था। एग्जैक्टली। गबन के इल्ज़ाम में सज़ा मैंने काटी थी, लेकिन वो रकम आपका वो हरामज़ादा मैनेजर डोगरा खा गया था। उसकी मौत से पहले 2,500 रुपये मैं उससे वसूल कर चुका हूँ। बाकी के 47,500 रुपये आप मुझे देंगे। डोगरा ने वो रकम हमें सौंपी नहीं थी, अदा की थी। बात की खाल मत निकालिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि उसने वो रकम आपको सौंपी थी या अदा की थी या दान में दी थी। वो रकम मेरी थी और वो रकम वापस चाहिए। कुछ दिन पहले होटल में डोगरा का खून करने की कोशिश तुमने की थी, उसके कमरे की बालकनी में उस पर गोलियां बरसा कर। वो काम आपके खादिम का ही था। बम्बई में कोई कंपनी के होटल की तरफ मैली निगाह उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और तुमने उस पर गोलियां बरसाई। अभी तक मैंने जो कुछ किया था वो डोगरा के खिलाफ था, लेकिन अगर मेरे 47,500 रुपये मुझे हासिल ना हुए तो मेरा हर अगला कदम बकिया के ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ होगा। क्या करोगे तुम? सुलेमान विनोदपूर्ण स्वर में बोला। मैं बकिया के ऑर्गेनाइजेशन के एक एक ओहदेदार को मौत के घाट उतार दूंगा। मैं उसके हेडक्वार्टर होटल सी व्यू को जलाकर राख कर दूंगा। तुम और कौन? मैं और सिर्फ मैं, यानी कि तुम। बातों में वक्त ज़ाया करने की कोशिश मत करो सुलेमान साहब। आप मुझे बातों में उलझाए रखकर अपने आदमी मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन ना होगा। ऐसे सब हथकंडे मुझे आते हैं। जिस स्कूल में आप अभी पढ़ते हो उसका मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। इसलिए मतलब की बात कहिए और मतलब की बात सुनिए। जो 50,000 रुपये डोगरा ने कभी हमें लौटाए थे, उस पर तुम अपना हक मानते हो। 47,500 रुपये पर 2,500 रुपये मैं डोगरा से वसूल कर चुका हूँ, लेकिन वो रुपया हमारा था। डोगरा ने कंपनी के 50,000 रुपये का घोटाला किया था, जो कि उसने बाद में हमें लौटा दिए थे। जो रुपया उसने आपको लौटाया था वो था जिसके बदले मैंने जेल की सज़ा काटी थी। उस पर मेरा, सिर्फ मेरा हक था। वो रुपया किसी के पास भी हो, वो मेरा है। सुनते रहिए, बीच में मत बोलिए। बहुत मौका दे चुका हूँ मैं आपको बोलने का। वो रकम लौटाने का फैसला करने के लिए मैं आपको 24 घंटे का वक्त देता हूँ। आपके होटल के बाहर आयरन गेट से लॉबी तक एक कतार में सजावट के तौर पर कई रंग बिरंगे झंडे लगे हुए हैं। उनमें सफ़ेद झंडा कोई नहीं है। आने वाले 24 घंटों के भीतर वहाँ मुझे एक सफ़ेद झंडा लहराता दिखाई दे जाना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो रुपया लौटाने में हर एक दिन की देरी में आपका 1 लाख रुपया रोज़ाना के हिसाब से जुर्माना करूँगा, और रोज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को मौत के घाट उतार दूँगा। ये आपसे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से और आपके बाप बखिया से मेरा वादा है। फिलहाल नमस्ते। सुनो, बोलिए। तुम वाकई वही सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल हो जो ऐसा आदमी सृष्टि में एक ही है। तुम इतने बड़े हत्यारे और डकैत, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर चुके आदमी, 47,500 रुपये की हकीर रकम के तलबगार हो। हाँ, वजह आपकी समझ में नहीं आएगी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आज की तारीख में ये रकम मेरी नाक का बाल है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। अगर ये रकम सीधे से मुझे हासिल ना हुई
तो आपका ये बम्बई शहर मौत का ऐसा नाच देखेगा जैसा कभी किसी ने कहीं नहीं देखा होगा। मैं यहाँ जहन्नुम का वो नज़ारा पेश करूँगा कि आपकी और आपकी समूची ऑर्गेनाइजेशन की आत्मा त्राही त्राही कर उठेगी। मैं राज बहादुर बखिया की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और ये सब तुम अकेले करोगे? हाँ, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। वक्त आने दीजिए सुलेमान साहब, आपको पिद्दी भी दिखाई देगी और पिद्दी का शोरबा भी। फिलहाल नमस्ते। उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तुरंत घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, वो बोला। आपके लिए और कॉल है सर। ऑपरेटर बोली। कोई बहुत देर से होल्ड किए हुए था। कॉल मेरे लिए है? डोगरा के लिए? विमल संदिग्ध भाव से बोला। जी हाँ। ठीक है, दो। पहले एक खट की आवाज़ हुई, फिर उसके कान में एक नया स्त्री स्वर पड़ा। हेलो, डोगरा साहब। हाँ, विमल ससंग स्वर में बोला। डोगरा साहब, मैं मिसेस पिंटो बोल रही हूँ। बोलो मिसेस पिंटो। डोगरा साहब, बड़ी खतरनाक खबर है। तुम खबर सुनाओ। विमल शुष्क स्वर में बोला। खबर खतरनाक है या नहीं, इसका फैसला मैं करूँगा। डोगरा साहब, कोई आपका कत्ल करने आ रहा है। आपको सावधान करने के लिए ही मैंने आपको फ़ोन किया है। ठीक है, मैं सावधान हो गया हूँ। और घोरपड़े भी फ़ौरन आपके पास पहुँच रहा है। वो किस लिए? आपकी हिफाजत के लिए। वो शर्मिंदा है कि कातिल को उसकी वजह से आपके होटल का पता मालूम हुआ, लेकिन शुक्र है आसमानी बाप का कि आप एकदम सही सलामत हैं। और कुछ? संध्या अभी वहीं है? संध्या ज़रूर उस कॉलगर्ल का नाम था जिसे उसने डोगरा के साथ मौजूद पाया था। नहीं, वो बोला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे यहाँ से भेज दिया था। ये आपने बहुत अच्छा किया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे यहाँ की कोई लड़की किसी खून खराबे में फंसे। आखिर मैं तो। विमल ने रिसीवर धीरे से वापस क्रेडल पर रख दिया। चलो, वो नीलम से बोला। अभी? नीलम हड़बड़ाई। हाँ, यहाँ अब एक सेकंड भी फालतू ठहरना खतरनाक साबित हो सकता है। घोरपड़े को पता नहीं कैसे अक्ल आ गई है। वो यहाँ आ रहा है और मोहम्मद सुलेमान के भेजे आदमी भी किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन वे लोग तो डोगरा के कमरे में जाएंगे। नीचे से उन्हें मालूम हो सकता है कि डोगरा ने अपनी टेलीफोन कॉल्स यहाँ रिसीव करने के लिए कहा था। नीलम तुरंत उठ खड़ी हुई। उस वक्त वे नवविवाहित जोड़ा लगने वाले कपड़े पहने थे। जिस लिफ्ट द्वारा वे नीचे पहुंचे, उसी के पहलू से टेक लगाए घोरपड़े खड़ा था। उसने एक उड़ती सी निगाह उन दोनों पर डाली और फिर उनके पहलू में से होता हुआ लिफ्ट में दाखिल हो गया। घोरपड़े ने विमल को उसके हिप्पी परिधान में और नीलम को जीन्स में और एक मामूली से टॉप में देखा था। वो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अभी उसके सामने लिफ्ट से निकली जरी की कढ़ाई वाली लाल साड़ी पहने, जेवरों से लदी हुई और शर्मो हया से दोहरी होती जा रही नई ब्याही दुल्हन रोजी हो सकती है। और नई ब्याही बीवी की खूबसूरती के रोब से थर्राया हुआ और शायद हनीमून के लिए बम्बई आया हुआ वो सूट बूटधारी खूबसूरत नौजवान कालीचरण हो सकता था। मोहम्मद सुलेमान ने रिसीवर अपने पहलू में मौजूद लड़की को थमा दिया। लड़की पलंग की पीठ से पीठ लगाकर अधलेटी सी बैठी हुई थी और अपलक सुलेमान को देख रही थी। उसने अपने शरीर पर थोड़ी के नीचे तक एक कंबल ताना हुआ था, जो कि रिसीवर पकड़ने के उपक्रम में नीचे सरक गया और उसकी एक गोरी पृष्ठ छाती कंबल से बाहर झांकने लगी। उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया और सुलेमान के अगले मूड का जायजा लेने की कोशिश में फिर अपलक उसकी तरफ देखने लगी। मोहम्मद सुलेमान एक लगभग 50 वर्ष का असाधारण रूप से अच्छी तंदुरुस्ती वाला लंबा तगड़ा आदमी था। वो पक्का मुसलमान था, शराब नहीं पीता था, धूम्रपान नहीं करता था, निरामिष भोजन तक नहीं करता था। ऐब उसमें सिर्फ एक था कि वो खूबसूरत नौजवान लड़कियों का रसिया था। स्त्री सुख उसको कितना भी क्यों ना हासिल हो, उसकी निगाह में वो कम होता था। उस वक्त उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और अपने पहलू में मौजूद सुंदरी की तरफ वक्ती तौर पर उसकी कोई तवज्जो नहीं थी। विमल ने जो कुछ टेलीफोन पर कहा था उसे उसने बहुत थोड़ी देर के लिए मजाक का दर्जा देकर अपने जहन से धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो मजाक नहीं था, मजाक हो ही नहीं सकता था। कोई मोहम्मद सुलेमान से ऐसा मजाक करने का हौसला नहीं कर सकता था। नहीं, वो मजाक नहीं था। ज्ञान प्रकाश डोगरा का फातिहा यकीनन पढ़ा जा चुका था। फ़ोन करने वाले की आवाज़ में ऐसा कुछ था जिससे लगता था कि जो कुछ वो कह रहा था उसे कर गुजरने में वो पूरी तरह से सक्षम था। लेकिन क्या वो वाकई सोहल था? सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल के कारनामों से कंपनी का कोई भी ऊंचा ओहदेदार नावाकिफ नहीं था। सोहल वो भयंकर डकैत था, वो खतरनाक इश्तहारी मुजरिम था, वो दुर्दांत हत्यारा था जो अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता था। खुद बखिया उसके कारनामों से प्रभावित था और एक बार उसने ये तक कहा था कि उसे तलाश करके कंपनी में शामिल होने की दावत दी जानी चाहिए थी। और अब वही सोहल कंपनी की खिलाफत में सिर उठा रहा था। टेलीफोन मुझे दो, एकाएक वो बोला। लड़की ने फौरन आदेश का पालन किया। सुलेमान ने एक नंबर डायल किया और आदेशपूर्ण स्वर में बोला, होटल नटराज के 412 नंबर स्वीट में डोगरा मौजूद है, फौरन मालूम करो वो किस हालत में है। उत्तर में एक शब्द भी सुनने का उपक्रम किए बिना उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर पटक दिया। फिर उसने लड़की को अपनी तरफ घसीट लिया
और बड़ी बेरहमी से उसे नोचने खसोटने लगा। वैसे मूड में वो औरत से हमेशा वैसे ही पेश आता था। तो दोस्तों, ये था विमल का इंसाफ का पहला पार्ट। आपको कहानी और मेरा नरेशन कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।